Yes. So today we will be talking about analysis of variance through SPSS and two-way ANOVA. Now, what is the difference between analysis of variance through Excel and SPSS? Basically, that's the data entry. Have you observed the data I have entered yesterday on Excel sheet? Is the Excel sheet is visible to you guys? Yes. Yes, ma'am, it's visible. Yes, ma'am. So here you can see that one treatment is in one column. Okay. And when we do the same thing in SPSS, there is a difference in data entry, how we enter the data. Basically, when have you seen the data sheet of SPSS? Yes. Let me share with you. Yes. This is the data view of SPSS. Is it visible? SPSS data sheet is visible to you guys? Yes, ma'am, it is visible. Now, new data sheet is also visible? No, ma'am. Now is it visible? No, ma'am. अब visible है? Yes, ma'am. Now, in SPSS data sheets, you have two views. One is data view, the other is variable view. Now, what is the difference between an Excel data sheet and SPSS data sheet? In Excel data sheet, you have three columns for the same data set, that is treatment. Treatment 1, 2 और 3 के लिए 3 columns थे. Yes. Now, but if I enter the data set into this sheet, what I am going to do for treatment 1, suppose one treatment is designated as 1, so वहां पे मेरे पास 5 डेटा थे ना, 5 एंट्रीज थी. So this would be my first treatment. I'll just copy paste the data. Yes, for the first, which was control, we have 6 entries, and that would represent in first column. For the second, that is second treatment, we again have 6 entries. Okay, and data will be pasted below that. So, are you able to understand the basic difference between SPSS sheet and Excel sheet? यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल आपका पूरा एक जो होता है वो एक कॉलम में होता है, वहां पे कैटेगरीज के हिसाब से कॉलम्स बनते हैं. यस yes? अगर मैं कह रही हूँ जेंडर है, यहाँ पे जेंडर का एक कॉलम बनेगा, वहां पे मेल और फीमेल के करस्पॉन्डिंग 2 कॉलम्स बनेंगे. समझ में आ रहा है आपको? अगर आप टी टेस्ट भी अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी डेटा सेट है तो आपको 2 कॉलम सिलेक्ट करने पड़ेंगे. यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस है डेटा एंट्री में. एसपीएसएस के अंदर अगर मैं 3 कैटेगरीज हैं तो उनके लिए वेरिएबल मेरा एक ही बनेगा, लाइक दिस. ठीक है? यस, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस?
Yes. Yes, ma'am. Ma'am, if the data set is large, then तब भी आपका ऐसे ही होगा. डेटा एंट्री इन SPSS एंड एक्सेल इज ऑलवेज लाइक दिस ओनली. यहाँ पे आपका फर्स्ट रो रिप्रेजेंट वन रिस्पोंडेंट एंड वन कॉलम रिप्रेजेंट वन वेरिएबल, वन टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन. वेदर इट इज ट्रीटमेंट हो गया, जैसे ट्रीटमेंट के 3 वहां पे कैटेगरीज थी तो वो तीनों अलग है. यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट्स की जो 3 कैटेगरीज, कंट्रोल ग्रुप था जो मैं आपको एक्सेल शीट भेज दूंगी लेटर ऑन, वो मैंने ये 1 है, मैंने उसी के नीचे दूसरा डेटा सेट पेस्ट किया है. यस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये वाला Yes, 2 ma'am. जो these 2 is for second treatment 1, this is for the third. वहां 3 ट्रीटमेंट्स थे मेरे पास, तो ये 3 इस तरह से डेटा एंट्री होगी. आर यू एबल टू गेट द डिफरेंस? कि अगर मैं कह रही हूं कि बाइंग पैटर्न है मेल और फीमेल का, तो SPSS में मेल के लिए अलग कॉलम बनेगा और फीमेल के लिए अलग कॉलम बनेगा और फिर कंपैरिजन होगा चाहे आप टी टेस्ट लगाओगे. ठीक है, अगर मैं कह रही हूँ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मेल के इतने हैं, फीमेल के इतने हैं, कंपेयर द टू, हु इज परफॉर्मिंग बेटर और वेदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू और नॉट, तो क्या होगा, मेल के लिए एक कॉलम, फीमेल के लिए एक कॉलम. ठीक है, लेकिन SPSS में क्या बनेगा, मार्क्स का एक कॉलम बनेगा और जेंडर का दूसरा कॉलम बनेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस गाइस. मैम ये एक्सेल में भी तो हो सकता है मैम, मोस्टली एक्सेल में भी ऐसी डेटा हम पुट करते हैं कि नहीं, एक्सेल में आपको वही डिफरेंस बता रही हूँ कि डिफरेंस क्या है डेटा एंट्री में. डेटा एंट्री में अगर हम वहां पे कर रहे हैं तो वहां पे मेल के करस्पॉन्डिंग अलग कॉलम बनेगा, फीमेल के करस्पॉन्डिंग अलग बनेगा. यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जेंडर का एक कॉलम बनेगा और दूसरा मार्क्स का कॉलम बनेगा. I am just telling you what is the difference between data entry of SPSS and Excel. Are you getting my point? कि why I have pasted my data below the previous data. उसके नीचे मैंने क्यों पेस्ट किया है, क्योंकि डेटा एंट्री, नेचर ऑफ डेटा इज लाइक दिस ओनली. एक मिनी टैब टूल होता है जिसके अंदर आप चेंज कर सकते हो, दोनों चीजें आप कर सकते हो. मिनी टैब डेटा एनालिटिक्स टूल है एक, उसके अंदर आप दोनों चीज स्विच कर सकते हो, कभी एक्सेल की तरह भी कर सकते हो और SPSS की तरह, वहां पे ऑप्शन है. लेकिन SPSS में ऐसा ऑप्शन नहीं है, नाइदर दिस ऑप्शन एग्जिस्ट इन एक्सेल. इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? देन आई विल प्रोसीड फर्दर. डेटा एंट्री का प्रोसेस क्लियर हो गया आपको? Yes. Okay, now later we talked about yesterday we talked about 3 assumptions of ANOVA. The first was normality. Normality we have done through bar normal distribution graph, मैंने आपको पहले करवाई थी. Now in SPSS we have 2 options to do normality test. We will be doing through SPSS here. Analyze, then you will go to descriptive stats. Yes, then there is an option of explore. Yes, explore को आप क्लिक करेंगे. मुझे नॉर्मेलिटी किसकी चेक करनी है, वेरिएबल 1 की. यस, और वेरिएबल 1 की चेक करूंगी, वेरिएबल 2 की, किसकी नॉर्मेलिटी चेक होगी? यस, आंसर भी गाइस. वेरिएबल 1 की. वेरिएबल 1 की. क्यों वेरिएबल 2 की क्यों नहीं होगी? यस, somebody आंसर. वेरिएबल 2 की नॉर्मेलिटी चेक क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैम वो ट्रीटमेंट का इफेक्ट है. बेटा वेरिएबल 2 एक कैटेगोरिकल डेटा है,
उसकी नॉर्मेलिटी चेक नहीं हो सकती। नॉर्मेलिटी हम किसकी चेक करेंगे? पहले फर्स्ट मैंने आपको बताया था, नॉर्मेलिटी हमेशा आपका स्केल डेटा की, आइदर इट शुड बी ऑन इंटरवल स्केल और ऑन रेशो स्केल डेटा, उसी की नॉर्मेलिटी चेक होगी। वी कैन नॉट चेक डेटा ऑफ कैटेगोरिकल डेटा, नॉर्मेलिटी ऑफ कैटेगोरिकल डेटा, ठीक है? अगर मैं चेक करूंगी तो वो चेक कर देगा। एसपीएस इज जस्ट अ कैलकुलेटर, वो उसकी भी नॉर्मेलिटी चेक कर देगा, लेकिन वो राइट नहीं है। दिस इज नॉट राइट टू डू नॉर्मेलिटी ऑफ अ कैटेगोरिकल डेटा। इज इट क्लियर? तो मुझे नॉर्मेलिटी किसकी चेक करनी है? वेरिएबल 1 की। सो आई विल ड्रैग दैट इनटू द डिपेंडेंट लिस्ट। अब मैंने एक चीज आपको कल कॉन्सेप्ट बताया था कि नॉर्मेलिटी हम इसमें कैटेगरी वाइज चेक करते हैं। मींस फर्स्ट वाले का डेटा नॉर्मल है या नहीं है, सेकंड वाले का डेटा नॉर्मल है या नहीं है, और थर्ड वाले का डेटा नॉर्मल है या नहीं है, ये अलग से। अगर मैं इस तरह से क्लिक कर दूंगी तो वो एज अ होल चेक करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं सिर्फ वेरिएबल 1 को डाल के उसकी नॉर्मेलिटी चेक कर दूंगी तो वो पूरा इस वेरिएबल को एक लेके उसकी नॉर्मेलिटी चेक करेगा। तो मुझे करना है इसकी नॉर्मेलिटी कैटेगरी वाइज। यस, ये कंडीशन थी। मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया भी था कि नॉर्मेलिटी हम स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज चेक करते हैं। ओके गाइस, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now in statistics I don't want descriptive, चलो descriptives निकाल लेते हैं अभी। प्लॉट्स में मुझे क्या चाहिए? नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? बॉक्स प्लॉट भी नहीं चाहिए, चलो बॉक्स प्लॉट ले लेते हैं। नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, ये क्या देगा? जो टेस्टिंग है वो भी कर देगा, और जो भी हमारा हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट बनाया था ना एक, इन व्हेन वी वर चेकिंग नॉर्मेलिटी ऑफ अ डेटा, तो वो भी चेक कर देगा, प्लॉट भी बना देगा। कंटिन्यू। ओके, आउटपुट शीट इज विजिबल टू यू, और आई नीड टू शेयर माई स्क्रीन अगेन? Ma'am, visible नहीं है. विजिबल नहीं है, लेट मी जस्ट शेयर। Now is it visible? Yes, ma'am. हाँ, चलो अब ये जो भी सारी चीजें आपने करी थी वो सारी मेरे पास सबसे पहले केस प्रोसेसिंग का की समरी आई है। इज इट विजिबल? मेरे Yes, ma'am. पास डेटा साइज क्या था? 66 का डेटा साइज था हर कैटेगरी में, 1 2 3 में, ठीक है? मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट आपका सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आ गया। मीन क्या है उसका? फर्स्ट कैटेगरी का मीन क्या है? फिर मीन के करस्पॉन्डिंग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या निकलेगा? फिर मीडियन क्या है, वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्क्यूनेस और कोटोसिस। हमने स्क्यूनेस और कोटोसिस की क्या बात करी थी कि इट शुड बी नियर टू 0। यस, अगर मेरा डेटा नॉर्मल है तो वो नियर टू 0 होना चाहिए। सिमिलरली मीन 2 में भी सिमिलर स्टैट्स है। इज इट विजिबल गाइस? तो मीन 2 में स्क्यूनेस क्या है? 0.597 एंड 0.4, कोटोसिस इज 0.412। तो ये दोनों चीजें क्या हैं आपकी? फिर नियर टू 0 है। सिमिलरली मीन 3 में भी। तो इसका मतलब मीन 1, मीन जो 1 2 और 3 जो 3 ट्रीटमेंट्स थे हमारे, उन तीनों के बेसिस पे इंडिविजुअली हमारा डेटा क्या है? अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। इससे डिस्क्रिप्टिव से तो पता चल रहा है। नाउ देयर इज वन टेस्ट, टू टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी। एक है कोलमोग्रोव शिमरोव टेस्ट। ये तब यूज होता है जब आपका सैंपल साइज लेस देन 200 हो, और शेप्रोविल्स तब होता है जब आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन 200 हो। यस, नॉर्मेलिटी टेबल इज विजिबल?
test of normality table is visible to you guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, इसमें दो टेस्ट विजिबल हैं तुम्हें. एक है ये कोलमोग्रोव शिमरोव टेस्ट. Yes, first this one. Yes, ma'am. You can see that इसमें hypothesis क्या होती है कि data is there is no significant between normality, or you can say there is data is normal. तो हमारी null hypothesis accept होनी चाहिए. तो ये देखो 0.2 और 0.2 आ रही है, ये 0.05 से ज्यादा है हर तीनों के केस में. Yes. Yes, ma'am. This black column, so you can see that easily that our data is normal. Kolmogorov यूज होता है जब आपका डेटा साइज लेस देन 200 होता है, और शेप्रोविल्स यूज होता है जब आपका डेटा साइज ग्रेटर देन 200 होता है. ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू QQ प्लॉट. नॉर्मल प्लॉट हमने ड्रॉ किया था. डू यू रिमेंबर दैट नॉर्मेलिटी प्लॉट विच वी हैव ड्रॉन in the last session when I have taken? So ये आपका जब वेरिएबल 2 मतलब फर्स्ट कैटेगरी के लिए ये अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन है, so we can say data is normal. Similarly for variable 2 data is normal. For variable 3 again data is normal. Yes, is it clear? Now let us Yes, come ma'am. to box plot. Box plot is visible. Ma'am. Yes, Yes. ma'am. Box plot में भी 1, 2 और 3 कैटेगरी में you can see that the boxes are almost symmetrical. मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, रेंज भी बहुत मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम है. और ये जो लाइन है ये आपकी क्या होती है? मीडियन. इसमें वैल्यूज लेबल नहीं आ रहे. ये जो आपकी ब्लैक लाइन है, दिस इज योर मीडियन. यस. नाउ इज इट विजिबल? मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है. Yes. Is it visible, guys? Chart editor. Ma'am. Visible. So this black line is the median. Lower, least value, minimum, maximum, quartile 1, median, quartile 2. Similarly like this. तो बॉक्स प्लॉट से भी अप्रोक्सीमेटली आपको पता चलता है कि डेटा आपका नॉर्मल है या नहीं है. सो नाउ वी कैन से दैट जो कैटेगरी वाइज है, माय डेटा इज नॉर्मल. यस. आफ्टर seeing analyzing this table we can say that my data is normal. Fine. Now let us go to testing of analysis of variance पे जाते हैं. Sorry, I've shared. Yes. Previous sheet which I have used is visible to you guys. Yes, ma'am. Now let us do analysis of variance. Analyze. Compare means. Analyze में go to compare means you have different options जिसमें सारे means compare हो जाते हैं. ये means है, ये one sample test है, ये independent sample test है, paired sample. Now in the end last you will see that this is one way ANOVA. Fine. Select one way ANOVA. यहाँ पे dependent list में कौन सा variable आएगा जो हम test कर रहे हैं, that is our treatment values. Factor में आपका आएगा ANOVA. जो हमारी 3 कैटेगरीज थी वो फैक्टर में आएगी. ठीक है. यस. अभी इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर रही हूं, मैं अभी आपको वी विल कम बैक टू दिस. अभी सिर्फ हम एनोवा परफॉर्म कर रहे हैं. नाउ आई हैव क्लिक्ड ओके. गेट बैक, लेट मी गेट बैक टू द आउटपुट शीट.
Yes, output sheet is again visible to you guys. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ANOVA table visible है? Yes, ma'am. Just a minute, मैं एक बार इसको रीरन करती हूँ. हाँ, now the current output is visible. मैंने इसके अंदर अभी क्या टिक कर दिया है? Descriptives और homogeneity of variance भी टिक कर दिया है. Yes. Now, is the output is visible? Descriptive statistics visible है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So descriptive stats also gives us the mean, standard deviation, lower and upper bound, minimum and maximum range तक ये वाली चीजें देते हैं. Now look at this table, test for homogeneity of variance. You can see that here our sample size is very small. बहुत कम values थी, 6 values ही हैं. तो हमारी significance value क्या आ रही है? तीनों 1 आ रही हैं. Yes. This means null hypothesis is accepted. Null hypothesis Levin's test में क्या होती है? There is no significant difference between the variances. ठीक है, जो सिग्मा 1, सिग्मा 2 और सिग्मा 3 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 सैंपल्स है ना, तो हम यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज 1 आ रही हैं. 1 तो वैसे नॉर्मली हमारे पास डेटा में नहीं आनी चाहिए, बिकॉज दैट मीन्स कि डेटा बहुत छोटा है और आपका डेटा बहुत कुछ क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बट दिस इज टेस्ट डेटा, तो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं. बट नॉर्मली एनालिसिस में प्रोबेबिलिटी वैल्यू कभी भी 1 नहीं आती है. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही है एग्जैक्टली 1. सो वी कैन से दैट कि हमारे जो वेरिएंसेस हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम है. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर एंड सिग्मा 3 स्क्वायर. ठीक है, so we can, because basically there is homogeneity of variance is there, thus we can apply ANOVA. ठीक है, now the next thing is ANOVA table is visible. ANOVA table. Yes, ma'am. Visible. Now you can see that कल हमने यही निकाला था, between square का ग्रुप हमारा क्या आया था? 292 वैल्यू आ रही थी. विद इन ग्रुप में 382 आ रही थी. मीन स्क्वायर 146 और 25 आ रहा था, मतलब दिस डिवाइडेड बाय 2, 146. दिस डिवाइड 382 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 25 पॉइंट समथिंग, और 146 डिवाइडेड बाय 25 इज 5.73. यही आई थी कल वैल्यू. नाउ probability value is coming out to be 0.014, which is less than 0.05. So we say that there is a significant difference between the means of the three distributions. ये हमें यहाँ से भी पता चलता है. Descriptive stats is visible. Yes, ये तीनों ऑब्जर्व करिए. मैम विजिबल है. हाँ, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए. 1 का मीन 36 है, 2 का मीन 44 है और 3 का मीन 45 है. तो एनोवा से हमें क्या पता चल रहा है कि ये तीनों आपस में सिग्निफिकेंटली सेम नहीं है. दे आर नॉट सेम. लेकिन अब जब हमारे पास ये पता चल गया कि ये तीनों आपस में सेम नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, कौन से सेम है और कौन सा अलग है, या सारे अलग हैं. यस, अगर हमें अनोवा से पता चल गया है कि ये तीनों आपस में डिफर कर रहे हैं, दे आर नॉट सेम, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड कि कौन सा इक्वल है और कौन सा नहीं है. यस, या सारे ही इक्वल नहीं है आपस में. ऑब्वियस है ना. अभी तो यहाँ पे मुझे बहुत छोटा सा सैंपल डेटा है, यहाँ पे मुझे क्लियरली विजिबल है, और यहाँ पे डिफरेंस भी एविडेंट है. एक का मीन 36 है, दूसरे का 44 है. लेकिन अगर मेरे पास 38 होता, देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट? Yes, so then I would like to identify statistically which means are same and which means are
डिफरेंट, कौन कौन से मीन सेम है और कौन कौन से मीन डिफरेंट है. So for that there is a post hoc analysis. Post hoc analysis or posteriori analysis, मतलब हमें पता चल गया है कि डिफरेंस है, there is a difference between the groups, लेकिन कौन सा डिफरेंस है कौन सा नहीं है वो आइडेंटिफाई करने के लिए. So let us get back to the SPSS sheet which we have done. Yes, the sheet is visible to you guys. शीट विजिबल है बेटा SPSS की? यस मैम विजिबल है. हाँ जी. अभी मैंने जो एक बार रीरन किया था एनोवा, उसमें मैंने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स भी होता है. यस, इन SPSS you have a dialog box. This is known as recall recently used dialogues. जो भी मैंने अभी रिसेंटली जो भी काम किया है उसको मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ आफ्टर क्लिकिंग. तो मैंने अभी क्या किया है, अनोवा किया है और उससे पहले एक्सप्लोर किया था. द रेस्ट आई हैव डन अर्लियर. ठीक है, ये क्या है, एनोवा है. इसमें मैंने अभी जब पहले किया था तो पोस्ट हॉक में मैंने डिस्क्रिप्टिव्स और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस भी चेक किया था. ठीक है, ये मैं वैसे ही रहने दूंगी. यहाँ पे आप देख रहे हो कि पोस्ट हॉक एक ऑप्शन दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में. यस, is this you can say small window is visible. ANOVA की जो ओपन हुई है पोस्ट हॉक मल्टीपल कंपैरिजन विजिबल है मैम. अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे अगर हम इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि हमने लेवेंस टेस्ट यूज किया था एंड वी हैव सीन दैट कि तीनों का वेरिएंस इक्वल है, तो इन सारों में से टेस्ट यूज होंगे. नॉर्मली ये सारे जो टेस्ट हैं इसमें से बेस्ट इज टुकी. ठीक है, टुकी SB नहीं, टुकीज, सिर्फ टुकी. इज इट क्लियर? ये वाला हम टेस्ट यूज करते हैं. दिस टेल्स अस द डिफरेंस कि कौन कौन से अलग हैं और कौन कौन से सेम है. अगर मेरे पास इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम्ड कहेंगे तो हम यहाँ पे जो बेस्ट है वो गेम्स हॉवल है. यस, अगर हमारा वेरिएंस इक्वल नहीं आ रहा है तो भी मैं अभी आई विल जस्ट रन दिस. अगर मेरा वेरिएंस इक्वल नहीं आएगा तो मुझे क्या करना चाहिए वो भी आई विल जस्ट टेल यू. ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर आपका वेरिएंस इक्वल नहीं है तो आपको कौन सा करना है. वेरिएंसेस आर इक्वल और एनोवा में आपका सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है, देन यू शुड बी गोइंग फॉर टुकीज. ठीक है, कंटिन्यू. I will just do the same. Okay, I'll just reshare the screen with you people. Output sheet. Yes, output sheet is visible. यस मैम. हाँ, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट मैं सारे इनको मिनिमाइज कर रही हूँ जो पुरानी आउटपुट्स थी मेरी. लास्ट ओनली आउटपुट इज विजिबल. अब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की शीट में कोई चेंज नहीं हुआ है. होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की शीट में टेबल में भी कोई चेंज नहीं है. एनोवा टेबल भी वही है, लेकिन लास्ट में यू कैन सी दैट वन मोर मल्टीपल कंपैरिजन दैट इज पोस्ट हॉक टेस्ट इज विजिबल टू अस. Is this table is visible to you guys? Yes, ma'am. हाँ, अब देखो वन यहाँ पे इसने पेयर वाइज कंपैरिजन किया है. वन को अगर मैं कंपेयर करूं, वन को कंपेयर करूं 2 और 3 से. ठीक है, इफ आई कंपेयर वन वेरिएबल, मेरे पास 3 कैटेगरीज थी. कैटेगरी 1 को कंपेयर करूं 2 से और 3 से, तो मेरा मीन डिफरेंस ये आ रहा है और सिग्निफिकेंस ये आ रहा है. इसका मतलब जो कैटेगरी 1 है वो 2 से भी डिफरेंट है. 0.05 से कम है ना वैल्यू. यस, 0.05 से दोनों वैल्यूज कम है. तो आई वुड से दैट कि ये दोनों आपस में 1 जो है वो 2 से भी डिफरेंट है और 3 से भी डिफरेंट है.
अब 2 पे आइए, 2 और 1, 2 और 1 तो डिफरेंट है, 1 और 2 डिफरेंट है तो 2 और 1 भी डिफरेंट है। 2 और 3, ये देख रहे हो आपकी जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है वो 0.05 से ज्यादा है, इसका मतलब 2 और 3 डिफरेंट नहीं है, वो दोनों आपस में सेम है। सिमिलरली 3 और 1, 1 और 3 डिफरेंट है तो वैल्यू भी सेम है। यू कैन सी दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, सॉरी दिस एंड दिस, दोनों वैल्यू सेम है क्योंकि 1 और 3 और 1 दे आर सिमेट्रिकल, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना जब हम एनोवा की बात, मीन डिफरेंस की बात कर रहे हैं। सो 3 और 2 की बात करिए, दैट इज सेम, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, यू कैन सी दैट बोथ द वैल्यूज आर सेम। ठीक है, इसके बाद एक और टेबल है होमोजीनियस सबस्ट्रेट, यहां से आपको सेम वैल्यू मिलेगी पोस्ट हॉक की, यहां से आपको पता चलेगा जो वही चीज यहां से भी पता चल रही है। ये देखिए इसने 2 सबसेट्स बना दिए हैं, 1 जो सेम है और 2 जो आपस में सेम है। यहाँ पे 1 में तो एक ही है, सिर्फ 1 में तो सिर्फ एक कैटेगरी है। अगर मेरे पास 4 होते तो आई वुड हैव मे बी 1 2 इन दिस फर्स्ट सबसेट और सेकंड में भी 1 2 सबसेट्स होते मेरे पास, और एक कुछ ऐसा हो सकता था कि जो इधर भी लाई कर रहे हैं और इधर भी लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 है सिर्फ, तो इसने होमोजीनियस सबसेट बना दिए, मतलब 1 का जो डिफरेंस है, 1 वाली जो वैल्यू है वो 2 और 3 से डिफरेंट है, वेयर एज 2 और 3 आपस में अप्रोक्सीमेटली सेम है। मतलब जो मेरा हाइपोथेसिस हुआ वो किस तरह से आएगा, आई जस्ट शेयर माय presentation with you so that I can write down. Yes, अब मेरे पास blank PPT is visible to you guys? Yes, Ma'am, my blank है. blank is visible. That Yes, is intentionally blank. Okay. So in ANOVA my hypothesis was and just in which we have done the question, same question जो हमने किया है, मेरा hypothesis null hypothesis था mu1 is equals to mu2 is equals to mu3. Yes, this was my H0. और अकॉर्डिंग टू एनोवा ये रिजेक्ट हो गया, क्या हो गया, रिजेक्ट। तो अल्टरनेटिव पोस्ट हॉक से मुझे क्या पता चला कि मेरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था, कौन सा था। मैंने आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बहुत सारे वो बताए थे। मेरा हाइपोथेसिस इसमें क्या है, mu1 is not equals to mu2 which is equals to mu3। तो आपको समझ में आया कि पोस्ट हॉक से मुझे क्या पता चला। यस, पोस्ट हॉक से मुझे पता चला कि मीन mu1 और mu2 आपस में इक्वल नहीं है और mu2 और mu3 आपस में सेम है। यस, इज इट क्लियर गाइस? समझ में आया Yes, कि मुझे ma'am. कैसे पता चला? Yes, ma'am. यस, अदर्स? Yes, ma'am. इज इट क्लियर कि हमें पोस्ट हॉक से क्या पता चला? एनोवा से मुझे पता चला कि नल हाइपोथेसिस मेरी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, मींस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन mu2 mu3 और mu1 mu2 एंड mu3, फाइन, बट कौन से सेम है कौन से नहीं है वो मुझे पोस्ट हॉक से पता चला। इज इट क्लियर? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टुकी प्रोसीजर फॉर टुकीज। ठीक है, ये मैनुअल कैलकुलेशंस है, ये फॉर्मूला होता है टुकी का। आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ दिस, बट दिस विल टेल अस वेदर
the two are different or two are same. ठीक है? Yes. Now let us move to next thing, that is two-way ANOVA. Assumptions for two-way ANOVA, they are very similar to one-way ANOVA. Your dependent variable should be continuous in nature. ठीक है? अब यहाँ पे वहां पे हमारे पास क्या थे? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और वन डिपेंडेंट वेरिएबल था. ठीक है? यहाँ पे आपके क्या होंगे? टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे एंड जिसके अंदर टू और मोर कैटेगोरिकल और इंडिपेंडेंट ग्रुप्स होंगे. ठीक है? यहाँ पे आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज आई एम ट्राइंग टू चेक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ मेटल. ठीक है? तो ये क्या हो गया? डिफरेंट टेम्परेचर लेवल्स का इम्पैक्ट मैंने मेटल पे देखा कि वेदर एट 41 डिग्री हाउ माई मेटल इज बिहेविंग, at 38 degree how it is behaving, or at 25 degree how it is behaving. ठीक है? ये मेरी चार कैटेगरीज हो गई डिफरेंट टेम्परेचर्स की और मेटल का बिहेवियर देखा मैंने उसके ऊपर. ठीक है? लेकिन अगर मैं कहूँ सिर्फ मेटल का बिहेवियर नहीं होता, ह्यूमिडिटी कितनी है एनवायरनमेंट में उसका भी फर्क पड़ता है. सपोज आई एम सेइंग कि रस्टिंग ऑन आयरन, अगर कम टेम्परेचर है तो रस्टिंग कैसी होगी? टू हो सकता है टेम्परेचर का नहीं हो, लेकिन अगर मैं कह रही हूँ ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी 20%, 25%, 30%, 35%, तो वो अलग होगा. और ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स हो गए जिसका इम्पैक्ट मैं टेम्परेचर पे देख रही हूँ. लेकिन इन टू ANOVA वन मोर flexibility is there, that is the flexibility of interaction. Now what do you mean by an interaction? मान लेते हैं कि I like ice cream. ठीक है? And the second thing I say I like strawberry. लेकिन I may not like strawberry ice cream. Yes guys? Yes? You may like mango. You may like an ice cream, but you may not like a mango ice cream. Yes, ma'am. Are you getting the difference? This is interaction. हो सकता है एक वेरिएबल का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, दूसरे का नेगेटिव हो, और दोनों का इंटरेक्शन होते ही वो अलग तरीके से डायरेक्शन चला जाए, बिहेवियर चेंज हो जाए. Yes? Maybe there is no impact of temperature on metal. There is a huge impact of humidity on metal, and humidity and temperature together will give you a drastic impact. Or I will give you an example of a marketing. Suppose I am introducing a new advertisement or new banner on different types of stores. One store is located in a niche market, one is located in a rural area. Yes? So the advertisement and the store impact of advertisement on sales, there will be a difference. Their impact of store size on sales, there will be a difference. Yes? स्टोर कितना बड़ा है वो भी तो सेल्स पे इम्पैक्ट डालता है. यस और नो? यस? या फिर स्टोर लोकेशन की भी हम बात कर सकते हैं कि कहाँ स्टोर लोकेटेड है, किस एरिया में लोकेटेड है, और वो भी सेल्स पे इम्पैक्ट डालेगा. यस, इफ इट इज लोकेटेड इन अ रूरल एरिया it may not generate that much of sales, whereas a store located in a niche market or in a main market area will generate more sales. Yes, the store location and advertisement together, the impact will be more. Yes, where the store is located and advertisement is good,
The impact will be more as compared to the location of store in a rural area with respect to the same advertisement. So interaction, this is called interaction. Are you getting my point? What is interaction? Yes, ma'am. Yes. So in two-way ANOVA, you will be able to measure the impact of interaction as well. कि वो अगर दोनों साथ में हो तो क्या हो सकता है? Yes. Next thing is observations should be independent in nature. वो तो हमारा लास्ट में भी था. And similarly, the dependent variables approximately normally distributed for each combination of the group of two independent variables. वही सेम चीजें हैं. ये यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और उनका इंटरेक्शन हम करवा पा रहे हैं. रेस्ट एवरीथिंग इज सेम. ठीक है गाइस? Ma'am, in two-way ANOVA, there are two independent variables and one dependent variable. Yes, बेटा. Two independent variables and one dependent variable. And ma'am, in one-way ANOVA, there is one independent and one dependent. हाँ, both are one. Ma'am, and the rest of the variables in one-way ANOVA? Rest of the variable, there are only two variables in one way ANOVA, बेटा. मैम अगर 3-4 हमारे पास मतलब डेटा सेट्स में 3-4 वेरिएबल्स हैं अगर 3-4 हैं तो दैट इज मल्टीवेरिएट एनोवा. एम एनोवा होता है. ठीक है, मेनोवा बोलते हैं उसको. अगर आप बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ लेना चाहोगे तो वो मेनोवा होता है. लेकिन मेनोवा वी विल नॉट बी डीलिंग क्योंकि वो हायर स्टैटिस्टिक्स में चला जाता है बहुत ज़्यादा. तो मेनोवा बोलते हैं उसको जब हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे बेटा. जितने भी आप लोगे उतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे. अगर मैं टू वे यहाँ पे ले रही हूँ, टू इंडिपेंडेंट और वन डिपेंडेंट, तो मेरे पास कितने हो गए? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज ए बी और ए बी का इंटरेक्शन, 3 हो गए. यस, यहाँ पे मेरे पास 3 हो जाएंगे. ऐसे ही अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगी तो क्या होगा? ए बी और सी, फिर ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी, फिर और ए बी सी. इतने कॉम्बिनेशंस आपके इंपैक्ट के बनते जाएंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक वेरिएबल के बढ़ने से आपके पास नंबर ऑफ एनालिसिस जो है वो बहुत बढ़ जाता है. ठीक है, सो दैट इज कैटेगराइज्ड एज मल्टीवेरिएट एनोवा, और वो भी एक्सटेंशन ही है इसका. ठीक है, जो मल्टीवेरिएट अनोवा, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनकोवा बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, एनकोवा. वो सारे आपके हायर ऑर्डर जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें चला जाता है. ठीक है, ओके मैम. इज इट क्लियर? नॉर्मली जो हम अगर हम हमारे पास ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, फिर हम रिग्रेशन पे भी चले जाते हैं अगर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी स्केल पे हैं तो. ठीक है. नाउ जब हमने एनकोवा टू वे एनोवा, ये होता है फैक्टोरियल डिजाइन. मैंने आपको बताया ना फैक्टर कितना हुआ. अगर दो वेरिएबल्स हुए तो हमारे पास 2C2 और 2C1 उतने वेरिएबल्स आपके बढ़ते गए ना. तो ये फैक्टोरियल डिजाइन है. इस तरह से यही है, आपके पास एक रो में ट्रीटमेंट हो जाएगा, एक कॉलम में ट्रीटमेंट हो जाएगा, और ये सेल आपके क्या हो गए? वैल्यूज हो गई. अगर मैं कह रही हूं कि सेल्स, तो ये हो गया आपका सेल्स. और ये आपका हो गया एडवर्टीजमेंट. ठीक है, और ये हो गया आपका स्टोर साइज, SS. ठीक है. Now let us go back to SPSS and Excel and perform two-way ANOVA there.
Yes, Excel sheet is visible to you guys. Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखो, how we enter the data into Excel. For suppose this is maths, this is science, and this is your English marks. English marks of three sections A, B and C. ठीक है? Let us assume that marks are 30 out of 50 की बात कर रहे हैं, 45, 50. I'm just entering the random data here. Just a minute. Yes. So in this case, you can have only equal. जब हम Excel में करते हैं तो हमारे पास जो डेटा है वो हमेशा सिर्फ इक्वल ही हो सकता है. मतलब हर सेट में ऑब्जर्वेशन सेम होंगी, तभी हम इसमें टू वे अनोवा परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक टेंटेटिव डेटा सेट दे दिया है. ये मार्क्स हैं मैथ्स के एक पर्टिकुलर स्कूल में, ये साइंस के और एक इंग्लिश के, और ये क्या है मेरी सेक्शन वाइज. यस, दिस इज सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन बी यहाँ तक, एंड देन सेक्शन सी. तो अब मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या मैथ्स मेरा हाइपोथेसिस क्या बना, वेदर देयर इज अ डिफरेंस. 3 हाइपोथेसिस बनेंगी. Whether there is a significant difference between the marks of math, science and English. There is a significant, second, there is no significant difference between marks of section A, section B and section C. तो तीसरा बनेगा कि marks of A section math student, B section math student, C section math student. Yes, A section science, A section maths, A section, C section science. Similarly, A section English, B section English and C section English. समझ में आया आपको हाइपोथेसिस क्या बन रही है? Yes? Yes guys, am I audible? Yeah, ma'am, you are audible. समझ में आया हाइपोथेसिस कौन कौन सी बन रही है? दोबारा समझा दो. Yes? एक बार दोबारा. आवाज नहीं आ रही बेटा, एक बार और बता दो. Okay. Exactly is saying. Let me just get back to the slide. There I have. Yes, the slide is visible, guys. Yes, ma'am.
हाँ Yes, ma'am. बेटा, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। एक वेरिएबल है मेरा रो में, सॉरी, एक वेरिएबल है मेरा रो में। तो रो में यहाँ पे क्या है मेरे पास, ए सेक्शन, रो में है मेरा सब्जेक्ट के मार्क्स, मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है वो क्या है, सब्जेक्ट मार्क्स। ठीक है, नहीं सब्जेक्ट नहीं है मेरा, रो में क्या है, सेक्शंस है ना, सॉरी, रो में सेक्शन, हाँ रो में सेक्शंस थे। सो लेट मी कर चेंज, सेक्शंस हैं। तो क्या ए, बी और सी स्टूडेंट्स के मार्क्स, ए के सेक्शन के मार्क्स, बी सेक्शन के मार्क्स और सी सेक्शन के मार्क्स सेम हैं या अलग अलग हैं? रो मीन्स आर सेम, इक्वल। अल्टरनेटिव वही होगी, एटलीस्ट टू वन रो मीन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कॉलम में मेरे पास क्या था, सब्जेक्ट के मार्क्स। क्या मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स आपस में डिफर कर रहे हैं या फिर सेम है? ठीक है, कॉलम इफेक्ट। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब इंटरेक्शन इफेक्ट क्या आता है? द इंटरेक्शन इफेक्ट इज, इफेक्ट्स आर जीरो। नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि जो हम सब्जेक्ट और सेक्शन का इंटरेक्शन कर रहे हैं वो सेम नहीं है। ठीक है, जो नल हाइपोथेसिस सेज दैट कि वो सारे इंटरेक्शन आपस में सेम है, कोई इंटरेक्शन का इंपैक्ट नहीं है। अल्टरनेटिव क्या कहता है, एच ए, इंटरेक्शन इफेक्ट इज प्रेजेंट। मतलब ए सेक्शन के मैथ्स के मार्क्स अलग हैं बी सेक्शन के मैथ्स के मार्क्स से, या फिर ए सेक्शन और सी सेक्शन में डिफरेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, मतलब इंटरेक्शन करा रहा है वो सब सब्जेक्ट का और सेक्शन का। ठीक है, so let us get back to the Excel sheet and perform two-way ANOVA. Is it clear now? Hypothesis is clear? क्या कौन सी तीन hypothesis हैं? Yes guys, hypothesis कौन कौन सी हैं वो clear हो गई, अब नहीं हुई? Yes, ma'am. So I will be performing two-way ANOVA here. यहाँ पे वही आप एनालाइज में जाएंगे, डेटा एनालिसिस, इसमें ANOVA टू-वे विद रिप्लिकेशन। इसमें आपको, इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो सैंपल साइज है वो सबका सेम होना चाहिए। एसपीएसएस में आपके पास सैंपल साइज अगर डिफर करेगा तो भी आपका टू-वे एनोवा रन करता है, लेकिन एक्सेल में ये चीज नहीं है पॉसिबल। ठीक है, सो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग, इसमें एक मिनट, सॉरी, ये सैंपल मेरे को सिलेक्ट करना है पूरा। ठीक है, रोज पर सैंपल कितना है मेरे पास? रोज पर सैंपल मेरे पास है 3। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, देन 1 2 3। ठीक है, आउटपुट रेंज, मुझे आउटपुट यहीं चाहिए। Just a minute guys. मैंने उसमें लेबल्स नहीं सिलेक्ट किए थे। अब
I need to rerun this. फाइन, ये आ गई है मेरे पास ए, जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें 3 काउंट्स हैं मेरे पास, इंग्लिश मैथ्स में 3, साइंस में 3 और ये मैथ्स और इसमें 3 है, टोटल 9 है काउंट, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। नाउ टोटल काउंट मेरा 3 है। दिस विल गिव मी ए सेक्शन का एवरेज। ए सेक्शन का एवरेज क्या है? 41.3। सिमिलरली बी सेक्शन का एंड सी सेक्शन का। नाउ लेट अस कम टू टू-वे एनोवा आउटपुट, सैंपल्स और कॉलम्स। सैंपल क्या हो गए आपके? मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, ठीक है। सैंपल्स में देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। कॉलम्स मीन्स सेक्शन वाइज भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ इंटरेक्शन में डिफरेंस आ रहा है। यू कैन सी दैट, यस। अगर मैं ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज लूं डिफरेंस तो कोई नहीं है, ओवरऑल सेक्शंस वाइज डिफरेंस लूं तो भी मेरे पास डिफरेंस नहीं है। लेकिन जो अगर मैं इंटरैक्ट करवा रही हूं, मींस अगर सब्जेक्ट को और कॉलम को, मतलब सेक्शंस को इंटरेक्शन दिया जाता है तो डिफरेंस आ रहा है, यस। मतलब ए सेक्शन के मैथ्स के मार्क्स बी सेक्शन के मैथ्स के मार्क्स या सी सेक्शन के मैथ्स के मार्क्स, उसमें आपस में डिफरेंस है, ठीक है, यस। गाइस समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. मेरी सैंपल Yes, की ma'am. हाइपोथेसिस क्या थी? देयर इज नो सिग्निफिकेंट ठीक है, ठीक है। सैंपल की हाइपोथेसिस थी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मार्क्स सब्जेक्ट वाइज। तो ये मेरी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है। क्या हो रही है? एक्सेप्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरी ये वैल्यू 0.05 से ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज नो डिफरेंस ऑफ मार्क्स सेक्शन वाइज, ठीक है। ये भी मेरी हाइपोथेसिस क्या हो रही है? एक्सेप्ट, ठीक है। लेकिन ये वाली हाइपोथेसिस मेरी नॉट एबल टू एक्सेप्ट, या यू कैन से आई एम रिजेक्टिंग, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट कि इंटरेक्शन का, मार्क्स का सब्जेक्ट वाइज और सेक्शन वाइज अगर मैं इंटरेक्शन करा रही हूँ कि किसी किसी क्लास में मैथ्स और सेक्शन के मार्क्स डिफर कर रहे हैं। लेट अस गेट बैक टू दिस। मैथ्स का जो एवरेज आ रहा है वो आ रहा है 41.6। साइंस का एवरेज, सॉरी ए सेक्शन का एवरेज आ रहा है मैथ्स में 41.6, 35.6 एंड 34। तो ये तीनों में कोई ज्यादा डिफरेंस
नहीं है, यू कैन से दैट, सी दैट। ठीक है, सिमिलरली साइंस के मार्क्स में भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम सेक्शन वाइज और मार्क्स वाइज देखते हैं तो ये डिफरेंस आएगा। सी सेक्शन के सब्जेक्ट में जो मार्क्स है ना, वो डिफर कर रहे हैं बी ए सेक्शन के सब्जेक्ट के मार्क्स से। ये दिख रहे हो, ये और इस तरह। यस, तो ये फर्स्ट हमारी ओवरऑल में रिजेक्ट हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है, सेकेंड हमारी ओवरऑल में एक्सेप्ट हो रही है। लेकिन जब हम पेयर वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं तब ये वाली हमारी रिजेक्ट हो रही है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, सो लेट अस डू दिस विद द हेल्प ऑफ SPSS। अब इसके अंदर मुझे बताओ कितने वो बनेंगे। अगर मैं इसकी डेटा एंट्री SPSS में करूं, सेम डेटा की करूं, let me do this entry of same data and let us see how SPSS gives us the result। ठीक है, कितने आपके वो बनेंगे वेरिएबल्स? हाँ जी 9 बेटा, 3 वेरिएबल्स। एक बनेगा आपका मार्क्स का, एक वेरिएबल बनेगा मार्क्स, दूसरा बनेगा सब्जेक्ट, तीसरा बनेगा सेक्शन। ठीक है, इसी में यही बना लेते हैं, फिर देन वी विल कॉपी पेस्ट इट। ठीक है, मार्क्स, कंट्रोल C, ये मैंने मैथ्स के मार्क्स करे हैं, मैथ्स को मैं ले रही हूँ 1, मैथ्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन ये मैं, और सेक्शन क्या है A। फाइन, सारा ही पेस्ट कर। ठीक है, ये सारा 1 होगा। फाइन, ये क्या है B, 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 देन C। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मुझे और करनी पड़ेगी, सेक्शंस को भी 1 2 3 कोड करना पड़ेगा। A सेक्शन इज इक्वल टू 1, B सेक्शन इज इक्वल टू 2 एंड C सेक्शन इज इक्वल टू 3, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज ही SPSS जो लेता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही कैलकुलेट करता है। ठीक है, समझ में आया कि मैंने एक कोड कैसे किया है? फाइन, लेट मी डू थर्ड वेरिएबल। क्योंकि मेरे पास सैंपल साइज सेम है, इसलिए मैं जस्ट कॉपी पेस्ट द डेटा कर सकती हूँ मैं। ठीक है, so let me just copy this data and paste it in SPSS sheet. Yes guys, is the sheet is visible, untitled 3? Yes, ma'am.
अनटाइटल्ड 3 में आई हैव जस्ट कॉपीड दैट डेटा जो मैंने एक्सेल में बनाया था और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है. सो वेरिएबल 1 आई विल जस्ट रीनेम. वेरिएबल 1 मेरा क्या था? मार्क्स. वेरिएबल 2 वाज subject and variable 3 was section. So let us perform a two-way analysis. Yes, visible है ना अब आपको changes जो हो गए इसमें? Yes, ma'am. So analyze, two-way analysis के लिए analyze इसमें है general linear model. Yes, general linear model is for two-way ANOVA. Multivariate, अभी somebody was asking, I believe Arushi was there. Multivariate जो है वो MANOVA के लिए यूज होता है और रिपीटेड मेजरमेंट्स भी. ठीक है, ये हो गया. अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है आप बताओ मुझे. डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है बेटा? मार्क्स. हाँ जी बेटा. हम मार्क्स होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल. हाँ, मार्क्स होंगे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर्स होंगे दोनों आपके सब्जेक्ट्स एंड सेक्शंस. ठीक है, मॉडल में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है. नथिंग इन कंट्रास्ट. प्लॉट्स में हम फैक्टर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, सब्जेक्ट और सेक्शंस को सेपरेट लाइंस में ऐड कर दीजिए. रिवर्स भी कर सकते हो, सेक्शन हॉरिजॉन्टल में और सब्जेक्ट. वैसे जिसके ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं वो हॉरिजॉन्टल में रहता है, तो कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, इसमें आपको ऐड करना ज़रूरी है, अदरवाइज नहीं होगा. पहला आपका सब्जेक्ट वाइज और सेक्शन का बनेगा और दूसरा सेक्शन और सब्जेक्ट का बनेगा. कंटिन्यू कर दीजिए. ऑप्शंस में मुझे क्या चाहिए? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहिए, पिछले वाले से कंपेयर कर लेते हैं. होमोजेनिटी टेस्ट भी चाहिए, वो ले लेते हैं. कंटिन्यू. देन सेव मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट सेविंग एनीथिंग. ओके, आउटपुट शीट विजिबल है? नो मैम. नो, चलो लेट मी शेयर इट वंस अगेन. हाँ बेटा, अब विजिबल है आउटपुट शीट? यस मैम. नाउ यू कैन सी दैट सब्जेक्ट वाइज मेरे पास हर एक में 999 की एंट्री थी और सेक्शन वाइज भी मेरे पास 999 की एंट्री है. ठीक है, ये मेरा सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स है जो मेरा पहले एक्सेल में भी आया था. 41.66, 35 और 34. ओवरऑल मीन भी आ गया है 1 का सब्जेक्ट वाइज. इस तरह से लेविन्स टेस्ट होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का देता है. सो यहाँ पे वैसे तो इट इज सेइंग कि वेरिएंस भी डिफर कर रहा है, सो वी शुड नॉट अप्लाई एनोवा, टू वे एनोवा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस ही डिफर कर रहा है. बट अभी फिर हम सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम बात करते हैं. यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वाइज यहाँ आ गया. सब्जेक्ट की वैल्यू क्या आ रही है? सब्जेक्ट के बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं है, यही आई थी ना हमारी एक्सेल में वैल्यू 0.9 समथिंग. सेक्शन के बेसिस पे नहीं डिफर कर रहा है, सब्जेक्ट और सेक्शन के बेसिस पे यस दे आर डिफरेंट. ठीक है, नाउ हियर आल्सो वी हैव पोस्ट हॉक टेस्ट. टू कीज ही हम अप्लाई करेंगे टू अंडरस्टैंड किस में डिफरेंस है. सो लेट अस गेट बैक टू एसपीएस. ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा? Yes? Is the two-way ANOVA output is clear to you? It is very similar to what we got in Excel. Yes? Yes, ma'am, it's clear. Now,
यस मैं वहीं पे मेरी ओल्ड शीट आपको विजिबल है, मार्क सब्जेक्ट सेक्शन वाली. Yeah, ma'am, visible. नाउ अगेन आई एम जस्ट रिकॉलिंग, यहाँ पे मेरे पास पोस्ट हॉक का ऑप्शन भी है. यू कैन इजिली सी दैट. फोर्थ ऑप्शन ऑन द राइट हैंड साइड डायलॉग बॉक्स इज पोस्ट हॉक. पोस्ट हॉक मैं किसके, दोनों के बेसिस पे पोस्ट हॉक कर लेते हैं. टू की मेरे हिसाब से ये इंटरेक्शन का पोस्ट हॉक नहीं देगा शायद. चलो एक बार फिर से देखते हैं. लेट मी शेयर आउटपुट शीट विद यू. So I have just opened the last output. ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपका जो है ना लॉग बॉक्स है, लॉग बुक है ये आपकी, इसमें आपके सारे जो भी आपने परफॉर्म करे हैं वो सारे हैं. आप इसको क्लिक करके मिनिमाइज कर सकते हो. ठीक है, प्लस का साइन है जैसे नॉर्मली वी यूज एवरीवेयर. प्लस करके आप पूरी भी किसी को, जैसे मैंने फर्स्ट 1 वे अनोवा किया था, फिर 1 वे अनोवा किया, फिर 2 वे अनोवा किया, तो वो सब मैं ओपन और मिनिमाइज कर सकती हूँ. एंड दिस विल हेल्प अस क्लियर ऑल द बैकलॉग. मेरे पास और ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी जो लास्ट आउटपुट मैं देखना चाहती हूँ वो क्लियरली विजिबल है. इज इट क्लियर? दिस हेल्प यू मेक इट मोर क्लीनर एज कंपेयर टू द अदर शीट्स. ठीक है, मेरे पास वही बिटवीन का स्टैट्स है, फिर डिस्क्रिप्टिव है सेम वे, लेवेंस टेस्ट भी वही है, 2 वे अनोवा इज द सेम. पोस्ट हॉक देखो अब उसने वही किया है जो पहले वो 1 वे अनोवा में कर रहा था. 1 विद अदर 2 सब्जेक्ट, 2 विद अदर 2 सब्जेक्ट, 3 विद अदर 2 सब्जेक्ट्स. तो हमारे 1 में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. यस 1 में हम सब्जेक्ट वाइज कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. और ये देखो ये 0.967 यही वैल्यू थी हमारी यहाँ पे भी, अप्रोक्सीमेटली 0.967. ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन वाइज भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो उसने एक ही सबसेट बनाया है. जो हमने 1 वे अनोवा में किया था वो आपने देखा था कि उसने 2 सबसेट्स बनाए थे. यस, डू यू रिमेंबर दैट? वहां पे क्योंकि डिफरेंट था, यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है. इसने इंटरेक्शन में नहीं किया है, सो इट विल नॉट गिव अस कि इंटरेक्शन डिफरेंट आ रहा है और किस किस का इंटरेक्शन हो रहा है. वो फिर हमें पेयर वाइज ही करना पड़ेगा. ठीक है, so guys, this is your 2 way ANOVA. I will just give you one SPSS sheet through which we can do. In just a minute, मेरे को एक चीज और भी दिखानी थी आपको. Is the PPT visible? No? मैम SPSS में गुडविल करके एक और था ना, जब वेरिएंस इक्वल नहीं होते, वो भी एक बार दिखा दो. अच्छा हाँ, जब वेरिएंसेस इक्वल नहीं होते. चलो ठीक है. 1 वे अनोवा में कौन सी अभी आपको शीट विजिबल है? टाइटल बताओ उसको. अनटाइटल्ड 2 Nothing is visible. विजिबल नहीं है. कुछ भी नहीं है. चलो ठीक है. यस, एक मिनट रुको. मैम अनटाइटल्ड 2 वाली शीट विजिबल हुई है. एक मिनट, मेरे को दूसरी शीट शेयर करनी थी. यस, इज दिस शीट विजिबल टू यू गाइस? अनोवा वाली मैम शीट विजिबल है. anova.sab विजिबल है. यस मैम. अब Yes, इसके ma'am. अंदर यू विल सी दैट देयर आर 4 वेरिएबल्स. ठीक है, सेल्स, टेरिटरी, एडवर्टीजमेंट और सीजन. अब इसके अंदर क्या है आपके पास? मैं अगर इम्पैक्ट देखना चाहूँ सेल्स का टेरिटरी के बेसिस पे, सिर्फ अभी 1 वे अनोवा कर रही हूँ. लेट अस सी दैट वेदर द वेरिएंसेस आर सेम और डिफरेंट. ठीक है, क्या था 1 वे अनोवा?
सेल्स क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, टेरिटरी हो गई आपका फैक्टर वेरिएबल। लेट्स जस्ट ऑप्शंस में मुझे डिस्क्रिप्टिव्स चाहिए और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। लेट अस सी वेदर द डिफरेंस इज सेम और नॉट। Now let me share the output sheet with you. Yes, output sheet is visible guys. Yes, ma'am. अब इसके अंदर देखो मेरे पास 3 था A, B और C टेरिटरीज। उसमें मेरे पास होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, अरे तो इसमें तो सेम आ रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार देखती हूँ कि किस में अलग आ रहा है। किस में होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस नहीं आ रहा, मैं उस वेरिएबल के साथ आपको उस वो वाली शीट वो वाला शेयर करती हूँ आउटपुट, ठीक है। जस्ट अ मिनट, सेल्स हटा देते हैं। इज द शीट विजिबल अभी भी गाइस टू यू? तीनों में इक्वल आ रहा है। Yes guys, this sheet is visible to you? Two-way ANOVA.sav. Yes, ma'am. Now in this case, let us first perform one-way ANOVA. One-way ANOVA में आपके पास compare means, अब यहाँ पे this is the question of in this sheet we have recall words, number of words recalled, and with respect to age and level of education. Yes, it says that number of words a person is able to recall as per the age, whether they are old age or young, ठीक है, and the type of words, counting, rhyming, adjective, and so on, ठीक है। So number of words a person is able to recall is dependent and factor age, इसके बेसिस में मैं डिफरेंस देखना चाह रही हूँ, ठीक है। So I will see that कि test for homogeneity of variance says that there is significant difference between the two. Homogeneity of variance मेरा नहीं आ रहा है। So if the homogeneity of variance is not there, then we should not go for ANOVA. If homogeneity of variance is not there, we should not go for ANOVA. We should go for, there is another test. Output sheet is visible to you guys? No, ma'am. No, ma'am. Oh, sorry, let me just share output sheet with you. Yes, the output sheet is visible. Yes, ma'am. हाँ, now you can see that कि यहाँ पे मेरा मैंने recall के corresponding एज का किया था ANOVA, उसमें मैंने पहले टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस किया था, जहाँ पे मेरा सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्या आ रहा है, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस डज नॉट एग्जिस्ट, 0.00 वैल्यू आ रही है। तो फॉर दैट if this kind of a thing is there, I should not go for testing of ANOVA. ANOVA नहीं करना चाहिए,
So I will just go back to the SPSS slide window and I will show you. एक मिनट जरा यहीं से अगर हो जाता है तो यहीं से कर लेते हैं. हाँ, यहीं से हो जाएगा. Are you able to see the one-way ANOVA dialog box? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें ऑप्शंस में जब हम क्लिक करें तो यहाँ पे एक वेल्च टेस्ट आ रहा है. वेल्च, यस. होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस के नीचे आप देखोगे वेल्च टेस्ट आ रहा है. Yes, ma'am. If homogeneity of variance is not there, then we should go for Welch test. ठीक है, I'm just continue ये and then okay. तो अब मेरे पास क्या आया है, एक और आउटपुट आ गई है वेल्च टेस्ट, और मुझे तब एनोवा की आउटपुट इसको नहीं देखनी चाहिए. I should only go for Welch statistics, which says that कि there is a significant difference between recall at the old age and the young age. ठीक है, अब डिफरेंस है यहाँ पे तो वैसे 2 ही ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर 2 ग्रुप से ज्यादा हो तो हमारे पास पोस्ट हॉक वाली चीज आती है. पोस्ट हॉक के लिए आप इसमें क्या करोगे, गेम्स हॉवल इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड. जब आप इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम करोगे तो यहाँ पे आप गेम्स हॉवल को टिक करोगे और उसको कंटिन्यू करोगे. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे मेरे पास होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस एनोवा इज नॉट यूजफुल टू मी. इसने गेम्स हॉवल को रन नहीं किया है क्योंकि वैसे ही सिर्फ 2 ही आपके पास ऑप्शंस है ना. लेट अस जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग, क्योंकि 1 के साथ इसमें 2 वेरिएबल्स थे ना आपके, तो लेवल ऑफ वर्ड्स के साथ क्लिक करके देखते हैं इसको. इंस्टेड ऑफ डूइंग फॉर ओल्ड एंड न्यू, लेट अस डू फॉर लेवल ऑफ वर्ड्स जो भी है. चलिए ये इसके हिसाब से भी वही आ रहा है. अगर मैं उसको रिप्लेस कर दूं, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस मेरा यहाँ पे भी नहीं आ रहा है. जब वर्ड ऑफ रिकॉल को मैं कैटेगरीज के बेसिस पे क्लिक करती हूँ कि कौन से टाइप्स के वर्ड्स हैं, राइमिंग वर्ड्स रिकॉल कर पा रहे हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स हम रिकॉल कर पा रहे हैं, या टाइप्स ऑफ वर्ड्स के बेसिस पे अगर मैं वर्ड रिकॉल को टेस्ट करती हूँ तो दिस इट सेज दैट वेरिएंसेस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट. तो हमने क्या परफॉर्म किया, वेल्च टेस्ट परफॉर्म किया. वेल्च टेस्ट कह रहा है कि हाँ वो डिफरेंट है. अब ये देखो गेम्स हॉवल का रिजल्ट आया, वहां पे सिर्फ 2 ग्रुप्स थे इसलिए गेम्स हॉवल का रिजल्ट नहीं आ रहा था. यहाँ पे आ रहा है. काउंटिंग वर्ड्स को राइमिंग एडजेक्टिव वर्ड्स के साथ टेस्ट किया है एंड so on so forth. So you can say that counting और rhyming words में difference नहीं है, लेकिन counting का adjective और intentional, imaginary इन सब तीनों के साथ difference है. Yes, you can see that कि जब हम recall करने जा रहे हैं तो counting और rhyming words को हम एक जैसा recall कर पाते हैं, लेकिन adjective, imaginary और intentional words को हम recall नहीं कर पाते. तो this is the difference कि काउंटिंग और राइमिंग तो एक तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन एडजेक्टिव, इमेजिनरी और इंटेंशनल हमारे एक तरह से बिहेव नहीं कर रहे हैं. एंड दिस विल बी रिफ्लेक्टेड ऑल थ्रू, ज्यादातर सब में दिखेगा. यू कैन सी दैट एडजेक्टिव में क्या है, काउंटिंग और राइमिंग अलग हैं. यस, यू कैन सी दैट ये दोनों एडजेक्टिव से अलग हैं, लेकिन इमेजिनरी और इंटेंशनल से सेम है. सिमिलरली फॉर ऑल. So this is how we can perform post hoc test when the variances are not equal. Is it clear, guys? Yes? Yes, Is ma'am. it समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, जब आपके वेरिएंसेस इक्वल नहीं है तो आपको क्या करना है. ठीक है, so let me get back to my PPT. अब देखते हैं उसमें क्या और बचा है करवाना. I believe two-way ANOVA is clear to all. Yes, ma'am. Yes, we have discussed this कि there are 2 types of, हमारे पास two-way ANOVA में एक रो इफेक्ट आ गया, एक कॉलम इफेक्ट आ गया और एक इंटरेक्शन इफेक्ट आ गया.
एंड दैट इज क्लियर टू यू पीपल. SPSS एनोवा विंडो इसी टाइप की आ रही थी हमारे पास. ये सॉरी वन वे एनोवा कहाँ से आ गई. ये फैक्टर ए के बेसिस पे. ठीक है, इसमें अब मैंने आपको कैलकुलेशंस नहीं दिखाए हैं. ये सम ऑफ स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर ए, दिस इज सम ऑफ स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर बी, दिस इज मीन विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर ए, मीन स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर बी, और यही रेशो हमने एफ में कैलकुलेट किया. ठीक है, इज इट क्लियर. यहाँ पे जब हमारा सम ऑफ स्क्वायर था वो तीन पार्ट्स में चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ. एक ए के बेसिस पे, एक बी के बेसिस पे, एक इंटरेक्शन के बेसिस पे, और ये जो और एक रैंडम. ये क्या है, एरर, जो हमने एरर टर्म की बात करी थी लास्ट उसमें, तो वही रिलेट हो रहा है. ठीक है, और हाँ, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू पीपल, कि अगर हमारा नॉर्मली जब हम टेस्टिंग करने जाते हैं तो हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं और हम किस बेसिस पे हमारा डेटा है और किस बेसिस पे हम टेस्ट को अप्लाई कर रहे हैं. ये नॉर्मली जब हम बच्चों से डील करते हैं तो दे आर क्वाइट कंफ्यूज्ड इन हाउ टू सिलेक्ट अ टेस्ट. ठीक है, so I am able to find this very good diagram on internet, so I would just like to share. अगर हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं या 3 और 3+ ग्रुप्स हैं, अगर हमारे पास ये है तो फिर then we will check whether the data is normally distributed. ठीक है, दोनों केसेस में यस है तो हम जाएंगे क्या, अगर फिर हम चेक करेंगे हमारा डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो क्या पेयर्ड है, तो हम पेयर्ड टी टेस्ट यूज करेंगे. अगर नहीं है तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो हम कर रहे थे. ठीक है, यस. अगर हमारा ग्रुप डेटा पेयर्ड नहीं है तो सॉरी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, फिर हम चेक करेंगे क्या वो पेयर्ड है. अगर पेयर्ड है तो फिर विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट होता है, ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है. अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो ये सारे, ये वाला जो सेक्शन है ये क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का. ठीक है, अगर पेयर्ड नहीं है तो मैन विटने टेस्ट यूज होगा. ठीक है, पेयर्ड का मतलब पता है ना आप लोगों को. यस, या तो हम एक ही सैंपल से बिफोर और आफ्टर का डेटा ले रहे हैं, या फिर हमारे पास हम एक ही सैंपल से लॉन्गिट्यूडनल डेटा दे, मतलब सैंपल आपका सेम है. ठीक है, या हम एक ही क्वेश्चनेयर में हम पूछ रहे हैं दोनों चीजों के बारे में. एक ही बंदे से हम 2 चीजों के बारे में भी तो पूछ सकते हैं ना, कई बार पूछते हैं. ठीक है, फिर अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर अगेन वी विल गो फॉर वेदर दे आर पेयर्ड और नॉट. पेयर्ड है तो RM वन वे एनोवा. रिपीटेड मेनोवा मैंने अभी आपको दिखाया था ना नीचे, जब हम SPSS में थे, यूनिवेरिएट से नीचे आपके पास रिपीटेड वन वे एनोवा आ रहा था, तो रिपीटेड मेनोवा यूज होगा. अगर नहीं है तो फिर वन वे एनोवा. पेयर्ड है अगर पेयर्ड है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, 3 से ज्यादा ग्रुप्स हैं, तो फिर फ्रेडमैन, नहीं तो क्रूस्कल-सोलिस. इज इट क्लियर? Yes, guys, are you there? Yes, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. ठीक है, so this completes our one-way ANOVA, and whatever I would like, I wanted to share with you extra from one-way ANOVA, apart from one-way and two-way ANOVA. So, any questions, guys? Any questions from one-way ANOVA, two-way ANOVA, and apart from anything, any other, anything you would like to ask? Oh, ma'am. Okay, then No, ma'am. thank you guys. So today we will wind up a little bit earlier. ठीक है? I will be sharing Thank you so much, ma'am. your हाँ, and anything. Thank you so much, ma'am. Welcome, beta. अगर कोई I will be sharing you the PPT as well as the assessment form with you within few minutes.
do complete your assessment and do it on your own. Thank you guys. Bye. Bye, ma'am. Thank you.